हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 1.1। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके अंदर दे रखा है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन सब का अभाज्य गुणनखंड करके और इसका गुणनखंड रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको करना आता होगा। तो करते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर किस संख्या का भाग जा रहा है। यानी कि शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2 से। तो अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, नहीं जा रहा तो 3 का, इसके बाद में 3 का भी नहीं जाता तो 4 का, उससे इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से। तो 2 का भाग 140 में दे रहे हैं, जाएगा कितनी बार, 70 बार। उसके बाद में क्या करना है, 2 का भाग फिर जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2 का भाग, 30 बार। अब कितना जाएगा, 3 का, 3 का नहीं जाएगा तो 4 का जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा, 5 का। 5 का कितनी बार गया, 35 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितने आएगा, 7 पंजा 35। आगे करो, अब कितने का जाएगा, 7 का। तो लो बाबू 7 आ गए। 7 का कितनी बार गया, 1 बार। अब इसका गुणनखंड रूप लिखना है। तो गुणनखंड के अंदर क्या करना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140। तो हमने 140 लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो दे रखा है 2, यानी कि एक जोड़ा बन गया, यानी कि 2/2 का एक, 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बन गया, यानी कि इसके अंदर 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 का गुणा कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद में 5 गुणा 7, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला सवाल है 156। उसके बाद में 3825, 5005। तो आगे वाला सवाल देखते हैं, इधर देख लो, यहीं पे देख लो, 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ से शुरू करो आप, सबसे पहले 2, ठीक है। सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया, 156 में क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। कितनी बार लगाना है, 2 का भाग। तो क्या आ रहा है, 2 का 7, 14, पीछे बचा 1, 6 और 8, 16, 0, ठीक है। तो क्या बचा, 78। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 का भाग, 2 का भाग देना है ना, 7, 8, 78 में 2 का भाग देना है, 78 में 2 का भाग देना है। तो कितनी बार गया, 3 और 9, 39। अब कितने का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो करेंगे 3 का, कितनी बार गया, 13। अब लगेगा 13 का, हो गया। अब इसका गुणनखंड रूप क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर कितना आएगा, 156। इसी प्रकार ये एक जोड़ा बढ़ गया, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला सवाल है 3825, 5005, 7729। ये तीनों सवाल आप खुद करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास जरूरी है गणित के लिए। तो अगला सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 26 और 91, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद में जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो करते हैं 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 के फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 26 का फैक्टर निकालते हैं, कितना, सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का। तो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 13 बार। तो 13 दूना 26, अब कितने का जाएगा, 13 का, पीछे बच गया 1, तो हो गया ये। इसी के साथ 91 91 का निकालते हैं, तो कितने का जाएगा,
इसके अंदर शुरुआत से देखो कितने का जाएगा, 91 में भाग कितने का जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, तो 7 का जाएगा, 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 का बताओ, एक बार गया, उसके बाद में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो कितनी बार गया, 13 बार। अब क्या करेंगे, फिर कितनी बार जा रहा है, 13, हो गया कंप्लीट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे HCF और LCM। तो HCF और LCM, HCF क्या होता है, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, वो है HCF। हमारे पास कॉमन क्या है, इसके अंदर 13 है और इसी के अंदर भी 13 है। और क्या कॉमन है, ये एक है, ये भी एक है, तो इसको कॉमन मान लो, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 आपका HCF हो गया। अब क्या LCM, LCM क्या लिखेंगे, 7 गुणा 2 गुणा 13, तो हमारा LCM होगा 2 गुणा 7 गुणा 13, हो गया, ये हो गया LCM। तो गुणा करो, कितना आ रहा है, 13 7 91, 2 और 8 182। हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया 182 और HCF आ गया 13। अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हमारे पास दो संख्या कौन सी है, 26 और 91, इनका गुणनफल यानी कि 26 और 91 का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुणा, यानी कि HCF कितना है, 13, फिर क्या करना है, LCM कितना है, 182। अब इनका गुणा करना है, तो क्या होगा, कितना आएगा, आओ देखो, तो 26 को 91 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 23 66 सॉरी, और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 23 66, हो गया। तो आगे सवाल क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात करो। तो इसके अंदर सबसे पहला दे देगा 12 15 और 21 17 23 और 29 8 9 और 25। इन सब का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इधर आओ, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। 12 15 और 21, इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF। तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं इसका, तो कितना आता है, 12 में किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का देंगे, कितनी बार गया, 6 बार, फिर कहते हैं 2 का, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितने का देना है, 3 का, हो गया। बस बहुत इजी है, इसकी इसी प्रकार 15 का करो, 2 का भाग नहीं जा रहा 15 में, नहीं जा रहा है, तो फिर 3 का दो, कितनी बार गया, 5 बार, कितनी बार, 5 बार, कितना, 5 3 15, फिर कितने का जाएगा, 5 का, कितनी बार, 1 बार, हो गया। इसी प्रकार 21 का करो, 21 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो कितने का करेंगे, 3 का, कितनी बार जा रहा है, 7 बार, अब कितने का जाएगा, 7 का। तो हमारे पास क्या हुआ, सबके फैक्टर हो गए। तो अब देखो क्या ज्ञात करना आपको, HCF और LCM। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले सवाल में मैंने बताया कि HCF ये होता है और LCM ये होता है। तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें, एक ही कॉमन है, तो हमारे पास आ गया HCF आ गया 3। अब क्या करना है, LCM ज्ञात करना है, तो 2 गुणा 2, एक तो ये हो गया। अब जो कॉमन आ रखा उसका एक, यानी कि कॉमन है तीनों में, तो 3, और देखो 5 गुणा 7, 5 गुणा 7,
टोटल करो, 7×5 = 35, 35 × 3 8 3 15 3 3 9 1 10 105, फिर 105 का 2 से करो 210, 210 का 2 से करो 420, तो हो गया 420। इसी प्रकार 17 23 29 और 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ आप खुद निकालोगे। देखो बात ये है कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, इन सवालों को मिलाओगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। और तो सवाल है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का आपको याद करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा था एक सवाल जिसमें ये दे रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यही बताया था पिछले सवाल में, एक सवाल में था ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हमारे पास दो संख्या क्या है? 306 और 657। कितनी है? 306 गुणा 657 हो गई। एचसीएफ कितना दिया है? 9। एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम जो अपने को याद करना है। अब क्या करना है? ये जो 9 है इसके बट्टे में आ जाएगा, तो लेके आ जाओ 306 गुणा 657/9 बराबर क्या रहेगा? एलसीएम हो गया। अब इसको काटो, 9 का काट दो, कटेगा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 7 9 63, पीछे बच गया 2 और 7 9 27, ये कट गया इससे, यानी कि 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। अब ये गुणा करना है, 306 गुणा अपने को 73 करना है, तो कितना उत्तर आता है? 6 3 18 और 3 3 9, 7 6 18 और 7 3 21, 8 3 3 2 2, 22 33 8। एलसीएम हो गया। बस बहुत कुछ नहीं था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। याद रखना, ये चीज काम आएगी। तो सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या? यानी कि कोई प्राकृत संख्या है, उसके लिए संख्या 6 है, उसका अंक 0 पे समाप्त होना, यानी कि वो करेंगे तो हम 0 आना चाहिए, यानी कि 0 पे समाप्त होगी। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या है, कैसे करेंगे हम इसको? कि भाई हम यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 का रूप होना चाहिए, यानी कि 2 × 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 10, यानी कि 0 पे समाप्त हो रही है। तो इसी प्रकार हम उसका कम से कम एक बार 2 × 5 का रूप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे आएगा? 6 का करेंगे तो कितना होगा? 2 × 3 हो रहा है ना, तो 2 × 3 हो रहा है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 × 5 का रूप नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये संख्या 6n 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 होता है और ये 2 × 5 का रूप नहीं है, तो हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड
करने पर 2 गुणा 5 का रूप प्राप्त नहीं होता है। अर्थात ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो सवाल है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये सवाल कह रहा है ये जो दे रखा है वो भाज्य संख्या क्यों है। हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या क्या होती है आप बताओ पहले तो। क्या होती है भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 गुणनखंड हो। तो हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है, इसी के अंदर 13 है और इसमें 13 है। तो कॉमन क्या आया 13, तो हमने कोष्टक के बाहर लिख दिया 13। अब क्या करेंगे, 7 गुणा 11, 13 तो कॉमन आ गया, तो गुणा में क्या बचा, एक ही बचा है तो लिख दो, बस एक लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 13 गुणा कितना बचा 77 प्लस 1 78 हो गया। इसी प्रकार इधर देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इधर 5 है तो इसके अंदर भी 5 होना चाहिए, तो 5 है तो 5 आएगा कॉमन। तो ले लो 5 कॉमन। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1 हो गया। अब इनका गुणा करो 5 कितना हो रहा है 7 संग 42, 42 गुणा 4 कितने हो गए 42 गुणा 4, 4 2 8 और 168, 168 गुणा 3 कटे 168 गुणा 3 करो भाई कितना हो रहा है 8 3 24, 6 3 18, 18 2 20 और 3 3 2 5, 504, 504 गुणा 2 करो कितने आए भाई 504 गुणा 2 करने हैं 1008, तो हमारे पास कितने आ गए 1008 प्लस का 1 यानी कि 1009। अब बात ये है, बात क्या है, बात यह है कि संख्या क्या है 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है। तो यानी कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या होगी भाज्य होगी। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है कि ये संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो क्योंकि इन संख्या के 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगला सवाल आप देखेंगे क्या है वो सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि क्या है एक खेल का मैदान है, क्या है खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कैसा है वृत्ताकार पथ है यानी कि रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, यानी कि इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट किसको लगता है सोनिया को। आगे क्या कह रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि को क्या लगते हैं 12 मिनट।
हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यहीं से तो रवि और सोनिया दोनों चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय से करते हैं, यानी कि सेम समय में स्टार्ट करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही तरफ जा रहे हैं। फिर कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस वो मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, रवि ये सोनिया क्या कर रही है 18 मिनट में और रवि कितने कर रहा है 12 मिनट में। हो गया। अब इनका अपन क्या कर रहे हैं, निकाल देते फैक्टर। 2 का निकल गया 9, फिर 3 का गया 3 बार, फिर 3 का गया 1 बार, ये तो हो गया 18 था। ठीक है, इसी प्रकार 12 का करो, 2 6, फिर 2 का 2 पे जा रहा है 3, फिर 3 का, तो हो गया ये। अब क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या कहता है और एलसीएम क्या कहता है। एचसीएफ कहता है कॉमन, तो इसके अंदर क्या है 2 है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है 3 है, 3 कॉमन है, तो लिख दो 2 गुणा 3 बराबर 6, हो गया। और एलसीएम क्या करता है, 2 तो जोड़े हो गए, तो 2 गुणा 3, ये तो हो गया। पीछे क्या बचा है 2 और 3, फिर लिख दो 2 गुणा 3, तो 6 6 2 12 बार क्या 36, ये आया एचसीएफ आया और एलसीएम आया। तो क्या टाइम लगेगा, हमें चाहिए एलसीएम वाला फैक्टर, तो हमारे पास क्या बचा 36 मिनट। तो हमारा उत्तर आएगा कि जो है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में वो अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे।